मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 है भाषा और व्याकरण। तो इससे पिछले क्लास में भी आप लोग 1 में भी 2 में भी भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़े होइएगा। और आज जो हम भाषा पढ़ाने जा रहे हैं तो फिर से एक बार देखिए, जो भाषा प्रत्येक मनुष्य के मन में अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करने का, आदान प्रदान करने की इच्छा होती है। तो कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए जिससे कि वो अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करे। तो इस विचारों को व्यक्त करने के लिए लोग भाषा का उपयोग किया। तो हम परिभाषा के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के सामने कहते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के 2 रूप हो गए। पहला लिखित। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे हम समाचार पत्र के द्वारा भी अपने मन के विचार को व्यक्त करते हैं। अगर सुबह सुबह हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो बहुत सारा समाचार छपकर आता है, तो हम जानते हैं कि कहाँ कौन सी घटना घटी, कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब सारी बातें समाचार पत्र के द्वारा जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम पत्र लिखते हैं। पत्र के भी माध्यम से, पहले टेलीफोन नहीं था तो क्या था, पत्र लिखकर लोग एक दूसरे को भेजते थे, अपने रिलेशन में भेजते थे, तो जानकारी मिलती थी कि हमारे घर के लोग कैसे हैं, नहीं हैं। तो ये भाषा का लिखित रूप में आ गया। जैसे कि समाचार पत्र या पत्र लेखन जिसको कहिएगा, पत्र के द्वारा ये सब जो है लिखित में आ गया। और दूसरा हो गया मौखिक। मौखिक में भी बहुत सारे साधन हैं। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो ये मौखिक रूप कहलाता है। जैसे बोलकर हम संगीत के द्वारा भी वर्णन करते हैं। उसके बाद बोलकर टेलीफोन पर बातचीत करते हैं। भाषण के द्वारा, अगर नेताजी कहीं पर स्टेज पर बोलते रहते हैं, बहुत सारा बात बोलते हैं, तो हमें समझ में आती है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये भाषण देना क्या है, ये भाषा का मौखिक साधन है। यानी कि बोलकर अपने विचारों को लोग व्यक्त करते हैं। हम आपस में भी, दोस्त में भी, घर परिवार में भी सब लोग आपस में मौखिक रूप में ही बात करते हैं। वहाँ कलम कागज की ज़रूरत नहीं होती है। तो वे सब भाषा के मौखिक रूप हो गए। मौखिक रूप में हो गया भाषण देना, बातचीत के द्वारा, गाना, टेलीफोन पर बात करना, टेलीफोन वगैरह जो है ये मौखिक साधन हो गए। तो भाषा के मौखिक साधन। अब व्याकरण क्या है, तो अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो व्याकरण वह साधन है, शास्त्र है, जिसके द्वारा हमें शुद्ध हिंदी लिखने, पढ़ने और बोलने आता है। अब व्याकरण में बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि वचन संबंधी, एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद किस समय में हो रही है क्रिया, विशेषण, ये सब जितने भी भाग हैं व्याकरण के, जो बताए व्याकरण के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, उसका हम जब हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो हमें हिंदी शुद्ध पढ़ने, लिखने या बोलने आता है। तो परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध हिंदी पढ़ना, लिखना, जिसके द्वारा हमें हिंदी शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने आता है, वह व्याकरण कहलाता है। उसके बाद है, आपके बुक में दिया गया है कि लिपि को भी देख लीजिए, वो लिपि क्या है। अब भाषा को लिखने के लिए क्या हुआ, लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। अब कैसे लिखेंगे हम, तो कुछ चिन्ह का निर्धारण किया गया। भाषा को लिखने के लिए
कुछ चिन्ह का निर्धारण किया गया, और उस चिन्ह को जब हम लिखते हैं तो वो चिन्ह तो वर्ण हो गया भाई, जो चिन्ह जो बना वो वर्ण हो गया। जैसे क ख ग घ छ छ ज झ यानी कवर्ग टवर्ग वर्ग यानी स्वर और व्यंजन जितने भी हम लोग पढ़ते हैं वो तो वर्ण हो गए, अक्षर हो गए, लेकिन उसका लिखने का जो ढंग हुआ उसको हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और कुछ लिपि भी है, जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि हो गई देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी हो गई, क्योंकि हिंदी और संस्कृत ये बहुत पुराने काल, देवनागरी लिपि जो है वह संस्कृत की लिपि भी है और हिंदी की लिपि है, और हिंदी जो है वह संस्कृत से ही लिपि से ही लिया गया है, क्योंकि संस्कृत बहुत पुराना लिपि है, प्राचीन काल की लिपि है, जो कि देव लिपि भी कहा जाता है इसको। बहुत पुराने काल से देवता लोग के समय से ही संस्कृत चले आ रहा है, वही उसी से हिंदी लिपि भी बनी, और दोनों की हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। उसके बाद हो गया, जैसे लिपि में हो गया देवनागरी, देवनागरी हिंदी और संस्कृत दोनों की हो गई, हिंदी और संस्कृत। उसके बाद आ गया आपको अंग्रेजी, और इसका लिपि हो गया रोमन, रोमन हो गया, रोमन लिपि जो है वह अंग्रेजी की लिपि हो गई। उर्दू, उर्दू लिपि हो गई, फारसी, ये उर्दू की हो गई, फारसी, पंजाबी, पंजाबी की लिपि हो गई गुरुमुखी। यानी कि ये सब लिपि हो गई और ये सब भाषा हो गई, हिंदी संस्कृत की देवनागरी, रोमन अंग्रेजी की, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी, यानी लिपि हो गई। तो सब बोलचाल के परिभाषा के तौर पर हम कहेंगे कि लिपि जो है लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण के बारे में आप लोग को हम बता ही दिए कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध हिंदी लिखने पढ़ने और बोलने आता है। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा वह साधन है, माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण क्या कार्य करता है, तो व्याकरण के द्वारा हमें हिंदी शुद्ध लिखने पढ़ने और बोलने आता है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर था। अब यहाँ दिया गया है कि बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, भाषा का कौन सा रूप है, तो यहाँ लिखने का काम कर रहा है इसलिए लिखित है, यहाँ गाना गा रही है तो यहाँ मौखिक हो गया, यहाँ भी टेलीफोन पर बातचीत हो रही है मौखिक, और यहाँ टेलीविज़न है तो ये लिखित और मौखिक दोनों है, क्योंकि टेलीविज़न पर कुछ लिख कर भी दिखाया जाता है और कुछ बोल कर भी बताया जाता है। यहाँ क्वेश्चन है कि सही कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाएं। भाषा भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का साधन है, ये सही हुआ। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, ये भी सही हो गए। पशु पक्षियों की बोली को भाषा नहीं कहा जा सकता है, ये गलत, ये भी सही है, क्योंकि पशु पक्षी की बोली को हम भाषा नहीं कहते हैं, इसलिए यह सही हो गया। संसार के सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, यह गलत हो गया, क्योंकि विभिन्न जगह की अलग अलग भाषाएं होती है, अलग राज्य की, राष्ट्र की अलग अलग भाषाएं होती है। व्याकरण हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है, यह सही है। भाषा और लिपि का मिलान यहाँ किया गया है, मराठी का देवनागरी हो गया, उर्दू की फारसी लिपि हो गई, पंजाब का गुरुमुखी और जर्मन की रोमन लिपि हो गई। तो यही आपका चैप्टर था। धन्यवाद।